ये जो पानी आप देख रहे हैं, क्या आप इसकी एज गेस कर सकते हैं? ये हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। बिना इसके हम ठीक से 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। इवन अर्थ पर ऑलमोस्ट सारे लिविंग बींग्स के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। वाटर अर्थ पे ऑलमोस्ट हर जगह होता है, जैसे ओशंस, एयर, रिवर, ग्लेशियर्स, इवन इंसानों के अंदर भी पानी मौजूद होता है। दैट्स वाई अर्थ पर इतना सारा पानी मौजूद है। बट पानी में इतना स्पेशल क्या है? पानी की एक स्पेशलिटी है कि अर्थ पर ये तीनों फॉर्म्स में नेचुरली एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, पानी की क्या एज हो सकती है? लुक, वाटर की एज गेस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थ पर इतना सारा पानी आया कहाँ से। बिकॉज अर्थ का जब जन्म हुआ था तो ये एक बर्निंग हॉट प्लेनेट थी, क्योंकि उस टाइम अर्थ से काफ़ी कोलिजन्स होते रहते थे, तो ऐसी जगह पर इतना सारा पानी आना काफ़ी मुश्किल था। वाटर मॉलिक्यूल्स बने होते हैं 3 एटम्स से, जिनमें 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। बात करें हाइड्रोजन एटम्स की, हाइड्रोजन का एटम्स का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट तब ही हो गया था जब हमारे यूनिवर्स का बर्थ हुआ था, यानी बिग बैंग में। जब बिग बैंग हुआ था तब यूनिवर्स में एक भी एटम मौजूद नहीं था। यूनिवर्स इतना ज्यादा हॉट था कि सारे के सारे पार्टिकल्स प्योर एनर्जी की फॉर्म में थे। और फिर यूनिवर्स टाइम के साथ ठंडा हुआ और एनर्जी से पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट उस टाइम पर यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट में कैप्चर नहीं कर पाते थे। दूसरे शब्दों में यूनिवर्स उस टाइम पर बिल्कुल प्लाज्मा स्टेट में था। फिर टाइम के साथ यूनिवर्स ठंडा हुआ तो प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करना शुरू किया और इस तरह से पहले एंशिएंट हाइड्रोजन एटम्स का फॉर्मेशन हुआ। और इसीलिए ही हाइड्रोजन एटम्स इतने पुराने होते हैं और इसीलिए ही हाइड्रोजन एटम्स इतने सिंपल होते हैं। इनमें एक ही प्रोटॉन होता है जिनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा होता है। और इसीलिए ही हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स इस यूनिवर्स के सबसे पुराने एटम्स हैं। ये हाइड्रोजन एटम्स जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हैं, ये हमारे अर्थ, सन, इवन इस मिल्की वे गैलेक्सी से भी पुराने हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन तब ही हो गया था जब हमारे यूनिवर्स का बर्थ हुआ था। बट व्हाट अबाउट अदर वन? आई मीन द ऑक्सीजन एटम। पानी के अंदर 3 एटम्स थे, राइट? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की भी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ अब यूनिवर्स में हाइड्रोजन एटम्स बन चुके हैं और चारों तरफ हाइड्रोजन के बहुत घने मैसिव क्लाउड्स मौजूद हैं और इन क्लाउड्स का मास कई ट्रिलियंस ऑफ टन से भी ज्यादा है। तो मास की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते वो दूसरे मासेस को अट्रैक्ट करता है। इस प्रॉपर्टी को हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी इस क्लाउड को शेप देना शुरू करती है, एटम्स पास आते जाते हैं और हाइड्रोजन का एक मैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि और हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है ग्रेविटी के जरिए। ग्रेविटी की वजह से इस मैसिव स्ट्रक्चर के सेंटर में प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पर 2 हाइड्रोजन एटम्स इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर हीलियम, जो कि एक नया एलिमेंट है, उसको बना देते हैं। इस प्रोसेस में काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है जिससे ये मैसिव बॉडी शाइन करने लगती है और इस तरह की मैसिव बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। इसी तरह स्टार्स चमकते हैं और इसी तरह स्टार्स का जन्म होता है। स्टार साइकिल पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सो सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस दैट वन। सो बैक टू द सेंटर ऑफ स्टार। स्टार बेसिकली 2 फोर्सेस की वजह से बैलेंस होता है। पहली न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि स्टार के कोर में होती है, जिसके चलते 2 हाइड्रोजन के एटम्स काफी ग्रेट प्रेशर की वजह से आपस में फ्यूज होकर एक नया यानी हीलियम एटम बना देते हैं। हमारे सन में भी यही प्रोसेस होती है और यही रीजन है कि हमारा सन हमेशा चमकता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है जिसको काउंटर करती है ग्रेविटी, यानी कि स्टार के कोर में हो रहा न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार को बाहर पुश करता है और ग्रेविटी उसको अंदर पुश करती है। सो इस तरह एक स्टार बैलेंस हो जाता है। बट कुछ स्टार बहुत बड़े होते हैं और वो अपना हाइड्रोजन जल्दी खत्म कर लेते हैं। बड़े साइज होने के कारण उनके कोर में काफी ज्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो हीलियम को भी आगे फर्दर और एलिमेंट्स में फ्यूज कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। जब स्टार के कोर में फ्यूजन होते होते आयरन प्रोड्यूस हो जाएगा तो आयरन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और फ्यूजन के बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देता है, जिसका मतलब स्टार के कोर में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी के बीच में जो ये थग ऑफ वॉर चल रही थी उसमें ग्रेविटी जीत जाएगी और स्टार के कोर को वो और दबाना शुरू कर देगी। स्टार के कोर में डेंसिटी बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से ग्रेविटी उसको और तेजी से पुश करेगी। अब स्टार के कोर में प्रेशर इतना ज्यादा है कि स्टार के कोर्स में जो एटम मौजूद हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे और इस प्रोसेस में वो ह्यूज अमाउंट में न्यूट्रिनोस को प्रोड्यूस करेंगे।
अब स्टार की ऊपरी लेयर्स काफ़ी ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन में फट जाएंगी और ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा ब्राइट होगा कि ये अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी को आउटशाइन कर देगा। और स्टार की अपर लेयर्स के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे एलिमेंट्स इस यूनिवर्स में फैल जाएंगे। इस एक्सप्लोजन के बाद स्टार का कोर या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या तो एक ब्लैक होल बन जाएगा। अगर स्टार बहुत ज़्यादा मैसिव है तो ही वो एक ब्लैक होल बनेगा, अदरवाइज वो मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूट्रॉन स्टार ही बनेगा। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार भी बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। इवन न्यूट्रॉन स्टार इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि इनका साइज़ हमारी अर्थ से भी छोटा होता है और इनका जो मास होता है वो हमारे सन से भी कई गुना ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और सेकंड रिजल्ट है ब्लैक होल, जो कि हम सभी जानते हैं जिसके अंदर से कुछ भी लौटकर वापस नहीं आ सकता है। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप द इवेंट होराइजन ऑफ अ ब्लैक होल। ऐसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की वजह से ही हमारे यूनिवर्स में ये सारे हैवी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और जितने भी आप हैवी एलिमेंट्स देखते हैं वो ऐसे ही सुपरनोवा या फिर किलर नोवास की वजह से मौजूद होते हैं। तो हम टेक्निकली कह सकते हैं कि हम मरे हुए स्टार्स की डस्ट से बने हैं। वी आर नथिंग बट ओनली स्टार डस्ट। तो अब हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन तो मौजूद था ही और एक्सप्लोजन्स की वजह से ऑक्सीजन भी आ चुका है। तो जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम से मिलते हैं तो ये थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और ये वाटर स्पेस के फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से आइस में चेंज हो जाएगा और बाकी डस्ट और रॉक्स के साथ मिलकर एक बड़ा आइसी कॉमेट बन जाएगा। और ये कॉमेट स्पेस में काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रेवल करते रहते हैं जब तक ये किसी स्टार सिस्टम में नहीं आ जाते। और स्टार सिस्टम में आने के बाद चांसेस होंगे कि ये किसी रॉकी प्लैनेट से टकरा जाए, यानी कि कोलाइड कर जाए। और जब ये किसी रॉकी प्लैनेट से कोलाइड करेंगे तो उस कोलिजन इम्पैक्ट की वजह से जो हीट निकलेगी उसकी वजह से ये वापस वाटर में चेंज हो जाएंगे और इस तरह से उस प्लैनेट पर पानी आएगा। तो हमारी अर्थ पर भी पानी इन कॉमेट्स के जरिए ही आया था। ये पानी जो आप पी रहे हैं, ये पानी जो ओशंस में है, एटमॉस्फेयर में है, ये सारा का सारा पानी अर्थ पर उन कॉमेट्स की वजह से आया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज करो पानी का, ये बात याद रखना कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने स्पेस टाइम में कितनी लंबी जर्नी बिताई है, बिग बैंग से लेकर स्टार के कोर से लेकर आपके ग्लास तक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको जानना है इस यूनिवर्स की सबसे हॉटेस्ट चीज़ के बारे में तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आपको जानना है कि हम किसी भी चीज़ को कभी भी टच क्यों नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।